बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तिलाफ नाजरीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों ताकतें ख़तरनाक खेल से गुजर कर अब एक मुतज़लज़ल जंग बंदी पर जो है वो खड़ी हो गई हैं आकर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, क्या ये जंग असल में अमन है या अगले तूफ़ान का एक सन्नाटा है, तूफ़ान का पेश खेमा है? क्या अमेरिका अब अकेला आलमी निगरान जो है वो दुनिया का बन गया, और क्या ईरान के हमले महज अस्करी कार्रवाई थे या आलमी बयानियाँ बदलने की एक मुबहम सी कोशिश की गई है? आज हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी क्यों है, अरब दुनिया के मुबहम मौक़िफ़ पर बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी सियासत में ट्रंप के बदलते किरदार और मशक़ वस्ता में जो है उसके मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। हम तलाश करेंगे इन सवालात के जवाब कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डा ही क्यों चुना, जबकि अमरीकी दफाई सिस्टम ने 13 मिसाइल गिराकर ताकत का इजहार किया, या ईरान की कमज़ोरी बेनकाब हुई, और क्या ये सब कुछ सिर्फ पैगाम रसानी थी या बड़ी जंग की तैयारी? इन तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे, जवाब लेंगे। और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब असगर चौधरी साहब हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं जनाब ज़मीर अली डित्तू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, शुक्रिया आपका। शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ही सवाल लूँगा पहला कि ये जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग बंदी के बाद एक दूसरे पर ये एतमाद कैसे करेंगे अब जो जंग बंदी का ऐलान हो गया 3 दिन कबल? बहुत शुक्रिया राय साहब। एक तो ज़रा सारी सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है, और अगर इस जो इजरायली जारियत थी इसके ऊपर जो मुंह तोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है, अगर उसकी सताइश ना करे तो ये यकीनन एक ज़्यादती होगी, क्योंकि बदमस्त हाथी बन चुका था और अमेरिका की आशीर्वाद से इसराइल। और आपको पता है कि खित्ते के तकरीबन सारे ही ममालिक उससे तंग थे, जहाँ उसका दिल चाहता है वो उठा के बमबारी कर देता है। और जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीनियों के ऊपर, अहलियान गज़ा के ऊपर आज तक हो रही है, वो पूरी दुनिया के सामने है। ये जंग बहुत ख़तरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी थी, बिलखसूस उस रात के जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया और इस जंग में शामिल हुआ, और फिर जब जवाबी कार्रवाई कतर के उस अमेरिकन एयर बेस के ऊपर हुई तो पूरी दुनिया जो है वो इस पर सख्त परेशान थी, क्योंकि जंग अब फैल रही थी। और जिस तरह का अलर्ट आया था आपने देखा, सारा आपने ख़ुद भी मॉनिटर किया कि मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक थे, एक तो तकरीबन हर मुल्क के अंदर अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ पर ख़तरात लाक हो चुके थे। और मैं ये समझता हूँ कि जो अटैक कतर के ऊपर था ना, उसने ज़रा थोड़ा सा जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्हें भी सोचने के ऊपर मजबूर किया, और एक पॉलिसी चेंज वहाँ से हमें नज़र आई। एक उन्होंने ख़ुद ऐलान किया, पहले एक तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने दौरान जंग ही अभी मिसाइलों की खबरें गर्दिश कर रही थी, तो उन्होंने एक ये कहा था कि अब ईरान के पास ये मौका है कि हम अमन के लिए आगे बढ़ें। मतलब क्या ये फिर एक सारा प्लांटेड कार्रवाई थी? सारी आपकी भी प्लांटेड कार्रवाई थी, और क्या ईरान की भी जवाबी प्लांटेड कार्रवाई थी? इससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जब एक तसलसल के साथ उनके ट्वीट आ रहे थे इसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जो ये खित्ता बिल्कुल देखें, सबसे ज़्यादा मुतासर इस खित्ते ने होना था। जितनी आलमी ताकतें हैं, हमने तो अपने ममालिक को उनका वो पंजाबी में कहते हैं ना मासी वेड़ा, हमने तो मासी वेड़ा बना के रख दिया उनके लिए। हर एक आए जी उसे आपने अपने एयर बेसेस भी दें, हम स्पेस भी दें। और आपको याद है कि ये कब हुआ, जब इन्हीं की आशीर्वाद से, यही ताकतों की आशीर्वाद थी। और उस वक्त सद्दाम हुसैन जो आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद थे, और वो किस तरीके से उन्होंने चढ़ाई की कुवैत के ऊपर, और इनको एक मौका मिला, और फिर ये सारी ताकतें इस खित्ते में आ गई हैं। और ज़ाहिर ये छोटे छोटे ममालिक है, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक की हम बात करें, सऊदी अरब को छोड़ के, तो सबको तो अपनी सिक्योरिटी लाक हो गई ना। तो उस वक्त ये सारे आए, इसमें उन्होंने उन्हें जगह दी, और फिर सारी ताकतें आए, और किस तरह ताराज हुआ बगदाद, ये एक अलग कहानी है। और तारीख़ में ये जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि एक साजिश के तहत मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाही और बर्बादी का एक लंबा प्लान था जो वो शुरू हुआ वहाँ से, और उसका आके
ईरान तक आया और ईरान के बाद यकीनन जिस तरह बातें हो रही थी, अगला निशाना हम थे, पाकिस्तान निशाना थे। तो ये एक जंगबंदी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाई, देखें क्या प्रेसिडेंट ट्रंप काबिल इत्मीनान हैं? आप 48 घंटे पहले कहते हैं कि हम 15 दिनों 2 हफ्तों के बाद, हम 2 हफ्ते का वक्त है, 2 हफ्ते के बाद हम जंग में शामिल होंगे, और 48 घंटे के बाद आप अटैक कर देते हैं ईरान के ऊपर। इससे जो सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है ना सर, वो अमेरिकन पीपल्स की हुई है। आपको पता है प्रेसिडेंट जो थे आपके क्लिंटन थे, मुआवजे की तहरीक नहीं आ गई थी उनके खिलाफ झूठ बोलने के ऊपर। तो मतलब आपने अपनी कौम को धोखा दिया है कि आपने उन्हें कहा कि नहीं हम 15 दिनों बाद इस जंग में शामिल होंगे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप ठीक 48 घंटे बाद उस जंग में आ गए? क्या इसराइल बिल्कुल तबाह हो रहा था? आज भी जिस तरीके से उनकी कुछ सारे रोल में अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ खड़ी है, उसका क्या रोल? कौन सी अक़वाम मुत्तहिदा सर? अक़वाम मुत्तहिदा तो बिलखसूस अमेरिकन लोंडी बनी हुई है और बिलअमूम पूरे यूरोप की। तो आपकी ओआईसी भी तो नहीं बोली ना, बाकी भी आलमी इदारे तो नहीं बोले ना। ओआईसी के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते राय साहब, ओआईसी बस, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यूनाइटेड नेशन का भी जो अशर होने वाला है, मुझे तो ये लग रहा है कि वो एक थी ना नेशन ऑफ लीग्स थी, वो उस जैसा अशर होने लगा है। सेक्रेटरी जनरल साहब सबकी मिन्नतें कर रहे हैं, भाई आपके सामने जुल्म और बर्बरियत हो रही है, पूरी दुनिया के सारे ममालिक आके एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान उस रेजोल्यूशन का हिस्सा था, गजा की जंग बंदी किया, अमेरिका वहां पर आकर विटो कर देता है। मतलब आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कितनी तबाही और बर्बादी एक जगह के ऊपर हो रही है, मासूम बच्चों का वहां पर कत्लेआम हो रहा है और आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा तो बिल्कुल एक साइड पर हो गई है सर, बस ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा का आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं जरा डिटू साहब से पूछूं, डिटू साहब ये पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी के बाद ईरान और इसराइल की जंगबंदी, डोनाल्ड ट्रंप ही बन गए हैं अब अक़वाम मुत्तहिदा, क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अज़ खुद अपने आप को अक़वाम मुत्तहिदा डिक्लेयर किया है और मेरी नज़र में कम से कम उसका किरदार अक़वाम मुत्तहिदा से बेहतर है। उन्होंने ईरान और इसराइल की जंग 12 दिन बाद बंद कराई, कम से कम बंद तो करवाई। वो सिर्फ मजम्मत, अफसोस, देखें ये जुल्म हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें तो करते हुए नहीं रहे। मतलब आपका खित्ता पूरा तबाह हो जाए, आप सिर्फ मजम्मती बयानात ही जारी करते रहें। तो मेरे नज़दीक अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार तो अब बिल्कुल सिफर होकर रह गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा या बुरा जो भी काम किया, मेरे हिसाब से उसने कम से कम एक काम किया है जिसके नतीजे में जो 12 रोज़ा जंगबंदी है वो हो गई है। और उसके अलावा अगर हम इससे आगे देखें तो देखें इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी सुपर पावर के सदर हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। जैसे असगर चौधरी साहब कह रहे थे कि जो उन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया है। देखिए मेरे नज़दीक हिकमत अमली और धोखे में बड़ा फ़र्क है। मेरे नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा था कि एक अमेरिकन अखबार ने स्टोरी लगाई थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के हवाले, जंग में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। तो उसने कहा था कि जी मेरे दिमाग के हवाले से मुतल्लिका अखबार को कुछ नहीं पता, और ये मेरा ख्याल है इसमें कोई शक भी नहीं है। दूसरी बात ये थी कि हमने 3 दिन पहले भी प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको बताया था कि देखें जंग के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बताने की होती हैं और नहीं बताई जाती, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि बल्कि मतलब नहीं बताने जैसी होती हैं लेकिन वो होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं होती है लेकिन वो बारहा बताई जाती हैं। पता नहीं क्या से क्या, कैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए सारी जंग का जो एक नतीजा निकला है उसमें 2 चीज़ें खुलकर वाज़े हो गई हैं। उसमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि ईरान का जो मकरू चेहरा है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। इसराइल का तो इसराइल का जो एक मकरू चेहरा है
وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا. اسرائیل کی جانب سے وہ جو آئرن ڈوم والا ایک فراڈ رچایا گیا تھا بالکل ناقابل شکست ہے, اس کا سارا پردہ فاش ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو چیزیں اس سے پہلے اقوام عالم کے سامنے نہیں آئی تھیں, جو ایران کی اپنی ایک طاقت ہے خاص طور پہ میزائل ٹیکنالوجی, اس کی بڑی اچھی طرح سے ساری دنیا کو شناخت ہو گئی. اور میرا خیال ہے کہ یہ شناخت اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جنگ تھی اس میں ایران بہانہ تھا اور اصل پاکستان نشانہ تھا. کیونکہ اس سے پہلے جب بھارت نے پاکستان پر بلا جواز حملہ کیا تھا اس کا بھی کوئی جواز نہیں تھا, بھارت نے بلا وجہ حملہ کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیلی ڈرونز جو ہے وہ کس طرح سے پاکستانی سرحدوں کے اندر آتے رہے. اس کے بعد جب وہ جنگ بند کروا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد اچانک بلا اشتعال حملہ کر دیا دوبارہ اسرائیل نے ایران کے اوپر. اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. مطلب یہ جو ایران کے حوالے سے جوہری پروگرام کی باتیں ہو رہی تھیں اس پہ تو آلریڈی ان کے مذاکرات چل رہے تھے, اس مذاکرات میں کوئی تعطل بھی نہیں تھا, ایران نے کہیں اس کو ڈیڈ لاک بھی نہیں کیا تھا. کوئی ایران کی کیا لگتا ہے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سیاسی اداکار ہیں؟ دیکھیے میرے نزدیک جھوٹے امن کے قاصد ہیں. میرے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کام اب تک کیا ہے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. میرے حساب سے یہ مسلم ممالک, بڑے اہم مسلم ممالک ہیں, ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بے شک مسلمان نہیں ہے, لیکن بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس بندے کا کریڈٹ ہے اس کو وہ کریڈٹ دینا چاہیے. وہ بندہ جو کسی بھی ایک اور رد عمل بھی ٹرمپ صاحب نے دیا تھا جب یہ ایران نے قطر پر کیا ہے حملہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کمزور حملہ ہے اور بہترین موقع ہے. یہ سچ ہے یا ایک سیاسی چال تھی یہ بیان بھی ان کا؟ دیکھیے ایک سیاسی بیان تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک سمبولک حملہ کیا ہے. مطلب امریکہ نے جس طرح ایران پہ حملہ کیا تھا, اب اس کے نتیجے میں سمبولک حملہ کیا تھا جس کو انہوں نے جوڑا تھا جب جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا اس سے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے اپنے بدلے کے طور پہ امریکن اڈے کو نشانہ بنایا, لیکن امریکہ نے اس کو اپنی عزت اور ذلت کا مسئلہ نہیں بنایا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک سے بات چیت کا اعلان کیا کہ جی دونوں ممالک اسی ٹائم پہ میرے پاس آئے تھے اور ان دونوں ممالک نے امن کی خواہش کا اظہار کیا اور میں نے ان کا معاہدہ کروا دیا. اور اس کے بعد جب اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی کی تو پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کا جو لہجہ تھا وہ انتہائی سخت لہجہ تھا اسرائیل کے بارے میں. حالانکہ اسرائیل جتنی بھی دنیا میں حرامزادیاں کرتا ہے, معذرت میں غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرتا ہوں, لیکن اسرائیل کے لیے کوئی اچھے لفظ استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ وہ پھر ان الفاظ کی توہین ہوتی ہے. تو اسرائیل جیسا ایک گھٹیا اور مکروہ قسم کا جو ملک ہے اس کی جانب سے جو چیزیں کی جاتی تھیں تو امریکہ ہمیشہ اس پہ بڑی خاموشی اختیار کرتا تھا. پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا سخت لب و لہجہ اختیار کیا, اور اس میں بھی میرا خیال ہے ایک لفظ انہوں نے جو استعمال کیا تھا وہ غیر پارلیمانی تھا اسرائیل کے حوالے سے. تو ایک تو اسرائیل اس وقت پوری طرح سے کٹ سائز ہو چکا ہے, اسرائیل کا جو سارا پول تھا وہ کھل چکا ہے. اب میرا خیال ہے آنے والے کوئی 10-15 سالوں تک تو اسرائیل کسی بھی ملک پہ حملے کی یا اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کرے گا. اس نے بتا دیا گا آپ کا خالی آئرن ڈوم جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک ہماری امداد. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں اس میں ایک تو امیر قطر کے رول کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھیں جب قطر کی خود مختاری پامال ہوئی نا تو ان کے صبر کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. گو کہ وہ اٹیک امریکن بیسز کے اوپر تھا مگر خود مختاری تو ان کی بریچ ہوئی ہے. اور دوسرا صلح میں امیر قطر کا بڑا اہم ترین رول تھا اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا بھی ہے. ثالثی میں ان کا کردار تھا. شہزاد صاحب یہ جو ایران نے قطر کے امریکی فوجی اڈوں کو ہدف کا نشانہ بنایا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہدف تھا یا حکمت تھی؟ کیوں خالی صرف اس نے قطر, اور بھی بہت سارے ایئر بیسز تھے لیکن قطر کو ہی کیوں چنا گیا ایران کی جانب سے؟ بہت شکریہ جی کاشف صاحب. بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ جو ساری جنگ ہے, دیکھیں پہلے پاک بھارت کی جنگ ہوئی ہے, پھر اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے, یہ سارا جو مجھے گو کہ وہ جنگیں ٹھیک ہوئی ہیں. مطلب اس جنگ کا پاکستان کا بھارت کے ساتھ یا اسرائیل کا ایران کے ساتھ جو بھی جنگ ہوا ہے یا جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ سیریس ہوا ہے, اس میں ایسی کوئی اداکاری یا فنکاری نہیں کی گئی. البتہ اس کے پیچھے جو فنکار اور اداکار ہے
वो सारी जो गेम मेरी नज़र में आके घूम फिर के आ रही है वो नोबल अमन प्राइज़ के ऊपर आके रुक रही है। क्योंकि देखें आप कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त नोबल अमन प्राइज़ के लिए जो है वो नामजद किया गया है। इन 2 जंगों के अलावा उनके पास क्या ऐसा था कि वो नोबल अमन प्राइज़ के लिए मुंतखब किए जाते। ज़ाहिर है वो कोई मुल्कों की जंगों को रुकवाते, उनमें सालस बनते, बताते रुक जाओ भाई ऐसे ना करो, फिर उन्हें होते कि यार ये तो बड़े अमन के दाई हैं, ये वाकई नोबल अमन प्राइज़ के हक़ है। मेरा तो जहाँ तक ये नज़र आता है ये सारी एक बसात है, ये एक चाल चली गई है सिर्फ इस एक चीज़ के लिए कि नोबल का अमन प्राइज़ जो प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया जाए। ज़ाहिर है उसके लिए उनको कुछ ना कुछ गेम्स तो चाहिए थी। बाकी जहाँ तक आपने बात की ईरान और कतर के ऊपर हमला किया, तो ईरान ने कतर को पहले बाकायदा तौर पर आगाह किया था कि सिर्फ चुना क्यों उन्होंने कतर को? जी मैं बताता हूँ कि क्योंकि जो कतर का और अमेरिका का आपस में रिलेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कतर की बहुत ज़्यादा कदर करता है और उसके हवाले से ही उन्होंने इनसे बात की थी। और आपको एक और चीज़ ये बताता हूँ कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के ऊपर जो वो B-2 के ऊपर बम्बार्डमेंट किया उनके 3 चीज़ों के ऊपर एटॉमिक निज़ाम के ऊपर, तो वो भी इनको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। देखें वो जो बम है वो तकरीबन 200 फीट ज़मीन के अंदर जाता है और वो तकरीबन एक जो बम था उनका वो 190 फीट तक ज़मीन में गया और दूसरा 185 फीट गया ज़मीन के अंदर। अच्छा, इनकी जो जौहरी थी बाद में इनको बताया गया कि जी चूँकि ईरान ने जो अपना जौहरी सिस्टम था वो 300 फीट से नीचे लेके गया हुआ था, बट चूँकि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन थी, हमारे ज़राए ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जानिब से उसको पहले बता दिया गया था और ईरान ने अपना वो सारा सिस्टम जो था वो सेफली साइड पे कर दिया थी। और जिसके बाद ईरान का बयान भी आया था कि हमारा सारा जौहरी सिस्टम देखें, अगर उस पर वहाँ पे ब्लास्ट होता तो अभी तक जौहरी वहाँ पे लीकेज हो चुकी होती, अभी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो मामला ख़राब हो चुका होता। दूसरा जो है वो कतर के हवाले से जो बात की जाती है, बिल्कुल कतर को जो ईरान की हुकूमत थी उन्होंने बताया था कि आप हमारे बरादर मुल्क हैं, लेकिन हमने आपके साथ हमारा कोई मामला नहीं, हमने सिर्फ जो वो बेसिस जो USA के पास हैं वो हमने करनी है। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर हम आज इसके ऊपर खामोश रहेंगे तो हमारे लिए खित्ते में रहना कल आपके लिए भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी मुश्किल होगा। उसके ऊपर जो फिर ईरान ने जो है कतर के ऊपर अटैक किया था। और आप बाद में ये देखें कि कतर ने न ईरान से मज़ाहमत की है न अमेरिका से मज़ाहमत की है और फिर वही कतर इसमें साजिश का किरदार अदा किया है। अमेरिका ने भी उसकी बात मानी है, ईरान ने भी उसकी बात मानी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि ईरान जो है वो कतर को बगैर बताए उसकी जो खुद मुख्तारी है उसको चैलेंज कर दे और बाद में जो कतर है उसका वो रिटेलिएट ना करे। एक और बड़ा अहम सवाल है कि 14 में से 13 मिसाइल तबाह, क्या वजह थी कि अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी है कि या ईरान की इसमें कमज़ोरी है? नहीं, इसमें आप कमज़ोरी या उसकी वो नहीं कह सकते। बात यह है कि जो जौहरी तवानाई को उन्होंने देखे ना जिस वक्त वो अपना कवर कर लिया, उसके बाद जो मिसाइल वाला मामला है ईरान भी उसमें इतना कमज़ोर नहीं है। गो कि ईरान सिर्फ अगर अपनी किसी मिलिट्री हिसाब से अगर कमज़ोर है तो वो सिर्फ फ़ज़ाइया के हिसाब से कमज़ोर है, अदरवाइज़ उसकी ग्राउंड पे ऊपर आप उसकी मिलिट्री देख लें, उसका जो मिसाइल अटैक है वो देख लें, वो किसी से कम नहीं है। तो ये तो वो सब जानते हैं। देखें अमेरिका भी अभी बराह रास्त किसी जंग में खुद को नहीं कूद डालना चाहता। क्या ईरान का अमेरिका के डायरेक्ट ऊपर अटैक करना कोई उसके लिए पॉसिबल था? हज़ारों जंगें लग चुकी हैं, 5000 साल पुरानी तारीख है इसकी ईरान की। मैंने आपको जो सारी चीज़ बताई है ये जंग करवाई गई है, पाक भारत की जंग करवाई गई है, करवाने के बाद इनमें सुलह करवाई गई है, उसके बाद इनके एग्रीमेंट होंगे, फिर जाके इनका नोबल अमन प्राइज़ जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक हो गया। चौधरी साहब, ये जो ऑपरेशन खुशखबरी कतर पे जब अमेरिकन अड्डे पे मिसाइल दागे गई हैं ईरान की जानब से, क्या ये वाकई जंग थी या एक बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की थी ईरान ने? देख रहे हैं, वो तंग आ गया था बस, अब वो क्लोज करना चाह रहा था। नहीं, आप इस पे देखें, एक तो अगर इस जंग में मार्क्स दिए जाए ना तो जिस अंदाज पे ईरान ने रिटेलिएट किया है, 100 में से 95 नंबर में ईरान को दूंगा। सही सर, ईरान के पास आपने छोड़ा क्या आज तक? सुई तक तो आप वहां पर जाने नहीं देते, और एक तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, तमाम ममालिक का तावन उन्हें हासिल है इसराइल को,
اور پھر بھی ایران کھڑا ہے اور جاندار جواب دے رہا ہے, مسلسل جواب دے رہا ہے. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یروشلم, تل ابیب یا ایفا کے اوپر بھی آگ کے گولے برسیں گے؟ کتنا آئرن ڈوم کا وہ ایک وویلا انہوں نے مچا کے رکھا ہوا تھا کہ ہم تو ناقابل تذکیر ہیں. ہم تو پتہ نہیں, وہ اس دن میں کوئی ایسی کوئی پڑھ رہا تھا کہ ہمارا تو لو بھی بڑا مقدس ہے. ایک یہ ہے کہ ایران پر جب میزائل حملے کیے اس نے, اس کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ جو اس نے کیا امریکا نے, اس کے بعد ایران نے بھی دونوں طرف سے انسانی جانوں کی ضیاع سے گریز کیا گیا. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک بڑی اہم بات یہ تھی رائے صاحب کہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ نہیں تھی, یہ امریکہ اور ایران کی جنگ تھی. تو اس میں حتی المقدور جو کوشش تھی کہ اس کو مزید پھیلنے سے روکنا تھا. دیکھیں آپ اس سے چند دن پہلے اگر ایک جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کا ایک بیان آپ کے سامنے آ چکا تھا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی رہ سکتی ہے. اچھا, پھر جو رہبر ہیں ایران کے, ان کا خط صدر پریزیڈنٹ پوٹن کے پاس بھی پہنچ چکا تھا, رشین پریزیڈنٹ کے پاس مدد کی انہوں نے اس میں درخواست کی تھی. تو یہ جنگ پھیل رہی تھی, پھیل سکتی تھی. ایک تو یہ, دوسرا ایک انہوں نے بات کی ہے قطر کی اہمیت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. دیکھیں پچھلے تقریباً اگر کم سے کم بھی ہم کریں تو 10 سالوں میں قطر کا کردار بہت زیادہ اجاگر ہوا ہے. آپ طالبان کو دیکھ, ایک تو وہ کسی دباؤ میں قطر نہیں آتا ہے. طالبان کے جو مذاکرات ہوئے سارے وہ قطر نے میزبانی کی, دفتر جا کے قطر کے اندر کھلا. حماس کا کتنا بڑا ایشو اسرائیل اور حماس کا تھا, وہ سارے مذاکرات قطر نے وہاں پر کروائے. تو جب یہ جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس لیے یہ چنا گیا ہے, دیکھیں برادر اسلامی ملک ہے, شاید ان کی پہلے آپس میں انہوں نے آگاہ بھی کیا ہوگا, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے کہ ہمیں پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہ جو ایئر بیس تھا وہاں سے طیارے بھی منتقل کر دیے گئے تھے, اثاثے وہاں پر اتنے ان کے امریکن فورسز سارے ادھر کر دیے ان کو منتقل کر. میں نے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس سلسلے کا آغاز یہیں سے کریں گے. ایران امریکہ اسرائیل جنگ اور جنگ بندی کیا ہوا, کیسے ہوا, تمام حالات و واقعات کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.